नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर का पार्ट बी यूनिट नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर के पहले हमने 2 टॉपिक कवर किया था। इसमें हम पढ़ रहे हैं गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया के चरण। इसके मुख्य 4 चरण होते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने 2 चरण कवर किया है। अब ये आपका तीसरा चरण है, क्रियान्वयन में नियंत्रण। पहला चरण होता है योजना बनाना, योजना के हिसाब से संगठन करते हैं। अब संगठन के बाद जो होता है नियंत्रण, क्रियान्वयन में नियंत्रण करना। इसमें हम देखेंगे यह व्यवस्थापन प्रक्रिया का द्वितीय महत्वपूर्ण चरण क्रियान्वयन में नियंत्रित कहलाता है। अगर हम इसके चरण देखें तो मुख्य रूप से 3 ही चरण माना गया है। सबसे पहले योजना बनाना, दूसरा नियंत्रण और तीसरा मूल्यांकन। लेकिन होता मुख्य रूप से 4 चरण है। जो संगठन होता है उसकी उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है, लेकिन जो व्यवस्थापन का कार्य होता है उसमें वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से आगे इसके 2 पक्ष होते हैं, प्रथम क्रियान्वयन और दूसरा होता है नियंत्रण। सबसे पहले होता है कार्य करेंगे, उसके बाद दूसरा होगा उसको कार्य को कंट्रोल में रखेंगे। जो कार्य हम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर गलत दिशा में हो रहा है तो उसको हम सही दिशा की तरफ कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद है क्रियान्वित अर्थात योजना को कार्य के रूप में परिणित करना। नियंत्रित अर्थात योजना को क्रियान्वित करते समय इस बात का ध्यान रखना कि योजना अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं। नियंत्रण का सीधा सा मतलब यही होता है कि जो भी हमने योजना बनाई है उस हिसाब से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उस कार्य को हम कंट्रोल करके उसको सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद व्यवस्थापन प्रक्रिया में नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो योजना को क्रियान्वित करती है तथा संगठन को गति प्रदान करती है। योजना क्रिया की विधि को स्थापित करती है जिसे व्यवस्थापक भविष्य में क्रियान्वित करता है। अब हम देखेंगे नियंत्रण की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। कुंटा जेम ओडोनल के अनुसार नियंत्रण का व्यवस्थापन कार्य होता है कि अपने सहायकों के कार्यों का माप द्वारा ठीक करके संपादित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्देश्य तथा उसे प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना के अनुसार कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद निकोलियम डॉर्सी के अनुसार यह एक ऐसे यंत्र के समान है जो योजना को इच्छित परिणाम तक पहुंचाने के लिए दिशा प्रदान करती है। उसके बाद है लुइस ए एलन के अनुसार नियंत्रण व्यवस्थापक का कार्य होता है जिसमें वह कार्य की प्रगति का मूल्यांकन एवं नियमन करता है और अनुमति परिणामों का वायदा करता है। तो इस तरीके से नियंत्रण के अंतर्गत संपादित होने वाले कार्य का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया जाता है। विभिन्न क्रियाएं जो योजना की निश्चितता के लिए आवश्यक होती हैं, इनमें क्रियाओं से संबंधित ज्ञान, प्रभावशाली समझने की शक्ति, नेतृत्व गुण, व्यवस्थापन द्वारा किया गया कौशलपूर्ण निर्देशन आदि बातों का ध्यान इसमें रखा जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे नियंत्रण की अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं नियंत्रण की होती हैं। सबसे पहले है बल देना, फिर निरीक्षण करना, फिर समायोजन करना। अब हम एक एक सोपानों को देखेंगे। सबसे पहले है बल देना। बल देना अर्थात कार्य को आरंभ करके उसे निरंतर बनाए रखना। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको शुरू करें तो लगातार करते ही रहें। व्यवस्थापन की एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। यह पूर्णतः सत्य है कि व्यक्तियों में योजना को आरंभ करके उसके अनुसार कार्य करते रहने की योग्यता में भिन्नता पाई जाती है। तो बल देने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कार्य हमने शुरू किया है तो उस पर निरंतरता बनाए रखने के लिए उस पर कार्य करते रहना चाहिए। अब हम इसके लाभ के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे पहला है कि अल्पकालीन उद्देश्य बड़े लक्ष्यों को ग्रहण करने के योग्य अर्थपूर्ण बनाते हैं। उसके बाद ये आशा और उम्मीदों के मध्य की दूरी को जुड़ते हैं। जो हमारी आशा होती है, उम्मीद होती है, उसको ये पूर्ण करते हैं। उसके बाद ये प्रगति मापने हेतु पद चिन्ह प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से जो बल देना होता है, पहला चरण होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद अब दूसरा चरण है निरीक्षण करना। मतलब जो भी कार्य हमने पहले चरण में किया है, अब निरीक्षण में उसको हम चेक करेंगे। योजना के क्रियान्वयन के नियंत्रण की दूसरी अवस्था योजना की प्रगति का निरीक्षण करना है, जो कि प्रायः स्वतः संपन्न होती है।
स्वतः क्यों संपन्न होती है? भाई हम कार्य की चेकिंग करेंगे, अगर देखेंगे सही है तो हम कार्य को आगे बढ़ा देंगे। योजना की प्रगति आशा के अनुकूल है अथवा नहीं, यह निरीक्षण द्वारा ही ज्ञात किया जाता है कि मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं वह सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हम निरीक्षण के द्वारा ही समझ सकते हैं। योजना में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं है, यह भी निरीक्षण द्वारा ही जाना जा सकता है, क्योंकि हम चेक करेंगे तभी तो समझ पाएंगे। अगर गलत दिशा में होगा तो उसको सही दिशा में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद तीसरा चरण है समायोजन करना, एडजस्ट करना। समायोजन नियंत्रण चरण की तीसरी अवस्था है। यदि आवश्यक हो तो योजना को समायोजन करना अर्थात नए निर्णय लेना होता है। इसके अंतर्गत पूर्ण निर्णयों में परिवर्तित कर संशोधन किया जाता है। जैसे जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर वो सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसमें संशोधन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर नए निर्णय भी लिए जाते हैं। इसीलिए समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से जो नियंत्रण होता है उसके 3 चरण होते हैं। पहले बल देना है, हम मतलब ध्यान देंगे, जो भी हमारा कार्य होगा उसको हम करेंगे। दूसरा है निरीक्षण करना, उसको चेक करेंगे कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। उसके बाद हम तीसरे में करेंगे एडजस्ट करेंगे, जो भी गलत होगा उस पर दोबारा से निर्णय लेकर के उस कार्य को सही दिशा में मोड़ेंगे। अब हम देखेंगे योजना में समायोजन की कौन कौन सी आवश्यकता होती है, किस आवश्यकता के कारण ही हम समायोजन करते हैं। सबसे पहले परिस्थितियों में बदलने के समायोजन आवश्यक होता है। जैसे एक परिवार 2 सप्ताह के लिए घूमने जाता है, किंतु चौथे दिन गाड़ी खराब हो जाने से गाड़ी ठीक कराने में होने वाले व्यय के कारण उन्हें आगे का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ता है और वे घर पे लौट आते हैं। तो कुछ योजना ऐसी होती है जो किसी कारणवश बदलना पड़ता है। तो इसमें आप उदाहरण में देख रहे हैं कि 2 सप्ताह के लिए जाने वाले थे, लेकिन चौथे दिन गाड़ी खराब हो गई तो उनको अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ा और वो वापस घर आ गए। उसके बाद है यदि परिस्थिति के समान होने पर भी योजना दोषपूर्ण होती है, जैसे कार्य के लिए दिए गए समय का ठीक अनुमान न लगाए जाने के कार्य को स्थगित करना पड़ता है। जैसे हमने ये अंदाज़ा लगाया था कि हमारा 1 हफ्ते में हो जाएगा, नहीं हुआ तब भी तो उसे स्थगित करना पड़ेगा। उसके बाद है कभी कभी आकस्मिक स्थिति के कारण होने से भी समायोजन करना पड़ता है। जैसे कभी कभी अचानक कोई बात हो जाती है तब भी हमें बदलना पड़ता है। जैसे किसी सदस्य के अचानक बाहर चले जाने से अथवा बीमार हो जाने से स्थिति में पिकनिक जाने पर हमें प्रोग्राम को स्थगित करना पड़ता है। और योजना में कभी कभी जानबूझकर भी समायोजन किया जाता है। जैसे किसी मेहमान के आ जाने से बाहर घूमने जाने का, पिक्चर देखने का कार्यक्रम बनाया जाता है और इससे रात के भोजन तैयार करने आदि में भी समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। तो ये कुछ कारण ऐसे थे जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, अपनी योजना को बदलना पड़ता है। उसके बाद है नियंत्रण की सफलता के तत्व। जो हमारा नियंत्रण होता है उसकी सफलता के कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहले है निरीक्षण में तत्परता का होना आवश्यक है, जिससे समायोजन को प्रभावशाली बनाया जा सके। उसके बाद है व्यक्तिगत संस्थापक के दृष्टिकोण से उपयुक्त निरीक्षण के यंत्रों का चयन करना, ताकि हमारा कार्य सही से हो सके। उसके बाद स्थापित किए गए लक्ष्यों तथा वर्तमान में उपलब्ध साधनों की मात्रा की रोशनी में नए निर्णय लेना, विशेषकर नई सूचनाओं की रोशनी पर ध्यान देना। उसके बाद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा सामूहिक क्रिया की जानी चाहिए, जिससे नियंत्रण सफल हो सके। उसके बाद नियंत्रण की सफलता के लिए तुलना का भी तत्व जो होता है वो प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समूह द्वारा ग्रहण किए गए स्तरों की तुलना परिणाम तक पहुंचने के लिए प्रगति के चरणों की तुलना में समूह के सदस्यों पर क्रिया के प्रभाव की तुलना की जानी चाहिए। उसके बाद योजना में योजना को क्रियान्वित करने वाले और सहयोगी व्यक्तियों में लोचमयता होनी चाहिए, ताकि समय तथा स्थिति के अनुसार उनमें भी बदलाव किया जा सके। नियंत्रण की सफलता के लिए समन्वय भी आवश्यक है, जो योजना की क्रियाओं और भागों को एक रूप प्रदान करता है। उसके बाद नियंत्रण की सफलता के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि कार्य किस प्रकार होना है, या यदि आवश्यक हो तो कार्य संबंधी विश्वसनीय संबंधी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तकों से, मैगजीन से आदि नई नई वस्तुओं से जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। तो इस तरीके से नियंत्रण की सफलता के इतने तत्व होते हैं। इतनी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारा कार्य निश्चित ही सफलतापूर्वक पूर्ण होगा। उसके बाद अब हम थोड़ा सा निर्देशन और मार्गदर्शन के बारे में समझेंगे कि ये होता क्या है, या हमारे गृह प्रबंधन में इसका क्या महत्व होता है। योजना को जब क्रियान्वित किया जाता है और क्रियान्वित अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तथा योजना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो तो निर्देशन तथा मार्गदर्शन की विशेष आवश्यकता होती है।
जो भी हम योजना बनाते हैं, तो जो भी हमारी योजना होती है अगर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाई गई होती है तो उसमें मार्गदर्शन की विशेष आवश्यकता होती है। और यह भी अधिक महत्वपूर्ण होता है कि वास्तव में नियंत्रण हेतु योजना बनाने वाले के बीच बीच में निर्देशन एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि योजना बनाने वाला कोई और है और करने वाला कोई और है, तो जो भी बनाया है उसको मार्गदर्शन देने की आवश्यकता होती है। यदि व्यवस्थापन के मस्तिष्क में कार्य का तकनीकी पक्ष विशेषकर उसका अंतिम परिणाम अधिक महत्वपूर्ण हो तो प्रक्रिया निर्देशन कहलाती है। निर्देशन का मतलब होता है कि हम किसी को गाइड करें या किसी को किसी को डायरेक्शन प्रदान करें कि किस तरीके से कार्य करना है, किंतु यह व्यक्ति के विकास पर उसका प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण हो तो वह प्रक्रिया मार्गदर्शन कहलाती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे डायरेक्शन होता है कि किसी को दिशा प्रदान करना और कैसे कैसे क्या कार्य करना है, क्योंकि यह व्यक्ति के विकास पर, अगर व्यक्ति को कोई कार्य कहा गया करने के लिए, अगर वो कर रहा है उसको दिशा प्रदान की गई, लेकिन अगर उसके विकास पर प्रभाव पड़ रहा है तो उसको ये कहा जाएगा कि उसको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अब आगे देखेंगे, अगर हम किसी व्यक्ति को निर्देश दे रहे हैं, दिशा प्रदान कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे निर्देश संक्षिप्त और कम से कम होना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए कि बोरिंग लगे और वो सुनना भी ना चाहे। अगला है, निर्देश सदैव सकारात्मक और धनात्मक होना चाहिए। निर्देश देने में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, सही शब्दों का। निर्देश स्पष्ट होने चाहिए जो सरलता से निर्देशित व्यक्ति की समझ में आ पाए। निर्देश देने का ढंग गंभीर एवं मित्रतापूर्वक होना चाहिए ताकि उसको लगे कि हाँ, जो हमको बताया जा रहा है वो सही बता रहा है। निर्देश देते समय दूसरों की सदैव गलतियाँ नहीं ढूंढनी चाहिए, वरन उसमें उपयुक्त तरीके बताने चाहिए। निर्देशित करने के बाद कार्यकर्ता को कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मतलब उसको दबाव नहीं डालना चाहिए कि ये तरीके से करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को निर्देश दे रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो आप पॉजिटिव ही चीज़ें बोलें, अच्छी बातों को बताएं और कम से कम शब्दों का प्रयोग करें ताकि उसके लिए प्रभावशाली हो। उसके बाद लास्ट में डिसीजन उसके पास छोड़ देना चाहिए, जो वो करना चाहिए वो उसके लिए सही है। उसके बाद है मार्गदर्शन। परिवार में जब बच्चों को कार्य संबंधी निर्देश दिए जाते हैं तो यह मार्गदर्शन कहलाता है। जैसे कोई कार्य करना है तो उसमें अगर उसको समझाया जाता है कि ये कार्य इस तरीके से ऐसे करना है तो वो मार्गदर्शन कहलाता है, जो उसके संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। बच्चों को कार्य संबंधी जानकारी देते समय कभी कभी उन्हें अकेले ही कार्य को पूर्ण करने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसमें भी सोचने समझने की क्षमता का विकास हो सके। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब परिवार के सदस्य जो माता पिता होते हैं अगर किसी कार्य को करने के लिए बच्चों को निर्देश देते हैं तो वो उनके लिए ये होता है कि उनका विकास हो रहा है और बच्चों को कार्य बता देना चाहिए। उसके बाद कभी कभी उनको पूरा काम अकेले करने का मौका देना चाहिए ताकि उसमें मानसिक विकास हो सके, सोचने समझने की क्षमता का विकास हो सके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस वीडियो में जो उसका महत्वपूर्ण चरण नियंत्रण होता है इसमें हमने उसको कवर किया है। अब अगला जो मूल्यांकन चरण है, जो चौथा और लास्ट चरण है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।